मेरी पत्नी पूर्णिमा 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी बहुत ज्यादा उल्टियां, कभी चक्कर, कभी अचानक कमजोरी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत है। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं पूर्णिमा का हर हाल में साथ दूंगा। सुबह उसके लिए नाश्ता बनाना, दवा देना, ऑफिस से जल्दी लौट आना, ये सब मेरी दिनचर्या बन गया था। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि दिल से संतोष मिलता था कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी समझदार नहीं थी। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों की बातें मेरे कानों तक पहुंचने लगी। कोई हंसते हुए कहता, अरे भाई, अब तो तुम पूरे जोरू के गुलाम बन गए हो। तो कोई ताना मारता, इतना भी क्या बीवी के पीछे भागना, थोड़ा खुद का भी ख्याल रखो। शुरू शुरू में मैं चुप रहा, लेकिन ये बातें दिल के अंदर कहीं चुभने लगी थी। कभी कभी मैं सोचने लगता था, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूँ? क्या अपनी पत्नी का ख्याल रखना पति की कमजोरी है? लेकिन हर बार जब मैं पूर्णिमा को दर्द में तड़पते देखता, उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखता, तो मेरे सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते। उस समय बस एक ही बात दिमाग में रहती, मुझे उसके लिए मजबूत बनना है और हर हाल में मुझे उसका साथ निभाना है। एक दिन की बात है, मैं पूर्णिमा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। रास्ते में 2-3 लोग खड़े होकर फिर वही बातें करने लगे। ये देखो, जा रहा है अपनी बीवी को लेकर जोरू का गुलाम। मैं उनकी बात सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन अंदर से कहीं टूटने लगा था। घर लौटकर मैं चुप बैठा था, तभी मेरी छोटी बहन दीप्ति ने मेरे चेहरे पर उदासी देख ली। वो बार बार मुझसे एक ही बात पूछ रही थी, भैया क्या हुआ है, आप इतना उदास क्यों हैं? तो मैंने उसको आसपास के लोगों की सारी बातें बता दी। ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो उम्र में छोटी थी, लेकिन दिल से बहुत समझदार थी। उसने बस इतना कहा, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो और लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन मोहल्ले की एक आंटी फिर से वही ताने मारने लगी। इस बार दीप्ति से सहा नहीं गया। उसने सबके सामने उस आंटी को जवाब दिया, इतना सटीक और तीखा कि वहां खड़े हर व्यक्ति की जुबान बंद हो गई। उसने कहा, आंटी जी, आपको याद है जब आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, तब आपका दामाद उसे अस्पताल तक नहीं ले जाता था। तब आप मेरी मम्मी के पास आकर रोती थी कि आपका दामाद आपकी बेटी का ख्याल नहीं रखता। आज जब मेरा भाई अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले को जोरू का गुलाम कहना ठीक है, तो मुझे अपने भाई पर गर्व है। दीप्ति की ये बातें सुनकर मैं कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे अंदर जो दर्द जमा हो रहा था, वो जैसे अचानक हल्का हो गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं किसी की बातों की परवाह नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी पत्नी और उसका स्वास्थ्य है। मम्मी पापा गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने फोन पर पहले ही कह दिया था, बेटा समाज क्या कहता है ये मत सोचो, बस अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखो और जैसे ही तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक होगी हम लोग वहां पर आ जाएंगे। उनके शब्द मेरे लिए ताकत बन गए। अब मैं और दीप्ति मिलकर पूर्णिमा का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते ताकि उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। पूर्णिमा की तबीयत दिन ब दिन और नाजुक होती जा रही थी। जहां पहले उसकी परेशानी सिर्फ उल्टियों और कमजोरी तक सीमित थी, अब उसमें और भी कई दिक्कतें जुड़ गई थी। कभी अचानक तेज दर्द उठता, तो कभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती। डॉक्टर ने जांच के बाद साफ शब्दों में कहा कि ये प्रेगनेंसी थोड़ी नाजुक है
और इसमें जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मुझे पहली बार सच में डर लगा। डर अपनी पत्नी को खो देने का, डर अपने आने वाले बच्चे के भविष्य का। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बस पूर्णिमा के सिराने बैठा उसे देखता रहा, जैसे मेरी आंखों की निगरानी ही उसकी जिंदगी की सुरक्षा हो। अब मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। कई बार ऐसा होता कि ऑफिस में जरूरी मीटिंग होती और उसी समय पूर्णिमा की तबीयत बिगड़ जाती। ऐसे में मैं बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर घर भाग आता। कुछ सहकर्मी मेरी स्थिति समझते थे, लेकिन कुछ लोग वहां भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे। इतनी छुट्टियां लेकर क्या करोगे? घर घर खेलना है तो नौकरी क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें मेरे कानों में गूंजती रहती। लेकिन अब मैंने अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर ली थी। मैंने तय कर लिया था कि इन आवाजों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने दूंगा। घर में दीप्ति हर पल मेरा साथ दे रही थी। वो खुद छोटी थी, लेकिन जिस समझदारी से वो घर संभाल रही थी, वो देखकर मुझे गर्व होता था। सुबह उठकर वो पूर्णिमा के लिए हल्का नाश्ता बनाती, उसकी दवाइयों का ध्यान रखती और पूरे घर का काम भी संभालती। कई बार मैं उसे थका हुआ देखता तो मन करता कि उसे रोकूं, लेकिन वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, भैया अभी भाभी और बच्चा ज्यादा जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आती थी। उस छोटी सी उम्र में उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी, वो हर किसी के बस की बात नहीं थी। इसी बीच मोहल्ले के लोगों की बातें कम होने की बजाय और बढ़ने लगी थी। अब तो कुछ लोग सीधे मेरे सामने ही ताने मारने लगे थे। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मैं दवाइयों का पैकेट लेकर घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने नौकरी छोड़कर नर्स की नौकरी पकड़ ली है। उस पल मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मुझे पता था कि अगर मैं जवाब दूंगा तो बात और बढ़ेगी। मैं चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल बहुत दुखा था। उस रात मैंने पहली बार भगवान से सवाल किया, क्या एक अच्छा पति बनना इतना गलत है? लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पूर्णिमा को अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं घबराहट में कांप रहा था, लेकिन खुद को संभालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया और मुझे बाहर इंतजार करने को कहा। वो कुछ घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे डरावने घंटे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर मेरे दिल पर रखा हो। दीप्ति मेरे पास ही बैठी थी, उसकी आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया कुछ नहीं होगा भाभी को, आप मजबूत रहो। उसके शब्द मेरे लिए सहारा बन गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन हमें आगे और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर मेरी जान में जान आई, लेकिन साथ ही ये एहसास भी हुआ कि आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। उस रात जब हम घर लौटे तो मैंने पूर्णिमा का हाथ पकड़कर खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूंगा, बिना किसी डर या शर्म के। समाज क्या सोचता है, लोग क्या कहते हैं, अभी ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, मेरी पत्नी और उसका सुरक्षित रहना। अस्पताल से लौटने के बाद जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। डॉक्टर ने साफ निर्देश दिए थे कि पूर्णिमा को ज्यादा से ज्यादा आराम चाहिए। किसी भी तरह का तनाव उसके और बच्चे दोनों के लिए
खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये था कि अब घर की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह मेरे और दीप्ति के कंधों पर आ गई थी। मैंने बिना देर किए ऑफिस से लंबी छुट्टी लेने का फैसला लिया। ये आसान नहीं था क्योंकि नौकरी ही हमारे घर का मुख्य सहारा थी, लेकिन उस समय मेरे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी पूर्णिमा की जिंदगी थी। जब मैंने अपने बॉस से छुट्टी की बात की तो उन्होंने पहले तो नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, इतना लंबा ब्रेक लोगे तो काम पर असर पड़ेगा। मैं समझ रहा था कि उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैंने उनसे शांत स्वर में कहा, सर, इस समय मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं अभी उनके साथ नहीं खड़ा रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आंखों में सच्चाई देखकर उन्होंने आखिरकार मुझे छुट्टी दे ही दी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। घर लौटकर मैंने जब ये बात दीप्ति को बताई तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद उसे भी इस फैसले की गंभीरता का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आपने बिल्कुल सही किया। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ हर वक्त नहीं मिलता। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। अब हम दोनों ने मिलकर पूरी तरह से पूर्णिमा की देखभाल में खुद को लगा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, आर्थिक परेशानियां भी सिर उठाने लगी थी। घर का खर्च, दवाइयां, डॉक्टर की फीस, सब कुछ धीरे धीरे हमारी बचत को खत्म कर रहा था। कई बार रात को मैं चुपचाप बैठकर हिसाब लगाता और सोचता कि आगे क्या होगा। मन में डर था, लेकिन मैंने कभी ये चिंता पूर्णिमा के सामने जाहिर नहीं होने दी। मैं जानता था कि उसे मानसिक शांति देना भी उतना ही जरूरी है जितना उसकी दवाइयां। इसी बीच एक और मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी हुई। पूर्णिमा के मायके वालों को जब उसकी हालत के बारे में पता चला तो वे अचानक हमारे घर आ गए। शुरुआत में तो उन्होंने चिंता जताई, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों में आरोप झलकने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम सही से ध्यान रखते तो आज हमारी बेटी की ये हालत नहीं होती। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्यार एक पल में बेकार साबित कर दिया गया हो। दीप्ति ये सब देख रही थी। इस बार उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से बोली, आप लोग जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ आज की हालत है, लेकिन पिछले कई महीनों से भैया और मैं भाभी का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं। कभी कभी परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती। उसकी ये बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मेरे अंदर का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। मैंने पहली बार खुद को बहुत कमजोर महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर तरफ से घिर गया हूँ। एक तरफ पत्नी की नाजुक हालत, दूसरी तरफ आर्थिक चिंता और ऊपर से लोगों के आरोप। लेकिन तभी पूर्णिमा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसने धीमे से कहा, आपने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे का सहारा हैं। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन खुद से वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन किस्मत अभी और परीक्षा लेने वाली थी। समय जैसे धीरे धीरे नहीं बल्कि भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। हर दिन एक नई चिंता, एक नया डर लेकर आता। पूर्णिमा की हालत अब थोड़ी स्थिर तो थी, लेकिन डॉक्टर की चेतावनी अब भी हमारे दिलों में गूंज रही थी। जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इसी बीच एक दिन डॉक्टर ने हमें बुलाया। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे धीरे समझाया
कि पूर्णिमा की हालत को देखते हुए आगे का इलाज और देखभाल घर पर संभव नहीं है। उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा ताकि हर पल उस पर निगरानी हो सके। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल में भर्ती कराने का मतलब था लगातार खर्च, और उससे भी बड़ा मतलब था कि अब मुझे हर समय उसके पास रहना होगा। मैंने एक पल के लिए दीप्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरे अंदर था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये फैसला टालना संभव नहीं है। ये उसकी और हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल था। घर लौटकर हमने इस बारे में मम्मी पापा से बात की। फोन पर मम्मी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा, बेटा पैसे की चिंता मत करना, जो जरूरी हो वही करो। बहू और बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। पापा ने भी मुझे हिम्मत दी और कहा, मुश्किल वक्त ही इंसान की असली पहचान बनता है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम सही फैसला लोगे। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ी ताकत दी, लेकिन मन का बोझ अब भी कम नहीं हुआ था। अगले ही दिन हमने पूर्णिमा को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वो कमरा जहां वो रहने वाली थी मेरे लिए किसी परीक्षा केंद्र जैसा था, जहां हर पल मेरी हिम्मत, मेरे धैर्य और मेरे प्यार की परीक्षा हो रही थी। मैं दिन रात उसके पास ही रहता, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। कई बार रात को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती तो मेरा दिल जैसे रुक सा जाता। डॉक्टर और नर्सें अपना काम करती थी, लेकिन उस हर पल में जो डर मैं महसूस करता था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इसी बीच आर्थिक स्थिति और कमजोरी भी होती जा रही थी। मेरी बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। हर दिन अस्पताल का बिल चढ़ता जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि किसी से उधार मांग लूं, लेकिन फिर आत्मसम्मान आड़े आ जाता। तभी एक दिन मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने अपनी कुछ कीमती चीजें बेचने का निश्चय किया। मेरी शादी के वक्त मिला सोने का कड़ा, कुछ गहने और एक पुरानी बाइक। ये सब मेरे लिए सिर्फ चीजें नहीं थी, बल्कि यादें थी। लेकिन उस समय यादों से ज्यादा जरूरी मेरी पत्नी की जिंदगी थी। जब मैंने ये बात दीप्ति को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया आप अकेले क्यों सब कुछ सह रहे हो, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे समझाया कि इस समय उसका काम सिर्फ घर संभालना और मजबूत बने रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि हम दोनों ही इस संघर्ष में बराबर के भागीदार हैं। अस्पताल में बिताए वो दिन जैसे किसी लंबी अंधेरी सुरंग की तरह थे, जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक उम्मीद की छोटी सी किरण थी, हमारा आने वाला बच्चा। मैं हर दिन पूर्णिमा के पेट पर हाथ रखकर उस छोटे से जीवन को महसूस करता और खुद को याद दिलाता कि मुझे हार नहीं माननी है। अस्पताल के वे दिन जैसे किसी अंतहीन इंतजार में बदल गए थे। हर सुबह मैं एक नई उम्मीद लेकर उठता, लेकिन हर शाम एक नया डर अपने साथ ले आती। पूर्णिमा की हालत कभी थोड़ी संभलती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। डॉक्टर लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि हम किसी बहुत बड़े मोड़ के करीब हैं, एक ऐसा मोड़ जहां से लौटना संभव नहीं होगा। एक रात फिर अचानक डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उनकी गंभीर आवाज सुनकर ही मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन भारी शब्दों में कहा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है। मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? उन्होंने धीमे स्वर में बताया कि पूर्णिमा की हालत अब बहुत ही नाजुक हो गई है और आगे किसी भी समय ऐसी स्थिति आ सकती है जहां हमें मां और बच्चे में से किसी एक को बचाने का फैसला लेना पड़ सकता है। ये सुनते ही जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा,
क्या कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर ने सिर झुका लिया और बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों सुरक्षित रहें, लेकिन आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उस पल मैं टूट गया था। बाहर आकर मैं अस्पताल के कोने में बैठ गया और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे सामने एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देना चाहता। मैं अपनी पत्नी को बचाऊं या अपने बच्चे को, दोनों ही मेरी जिंदगी थे, दोनों ही मेरे दिल के टुकड़े थे। मैं कैसे किसी एक को चुन सकता था? कुछ देर बाद दीप्ति मेरे पास आई। उसने मेरी हालत देखी तो बिना कुछ पूछे ही समझ गई कि बात बहुत गंभीर है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, भैया भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, सब ठीक होगा। उसकी नाराजगी में भरोसा था, लेकिन उसके आंसुओं में छुपा हर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मैं पूर्णिमा के पास बैठा रहा। वो सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान और दर्द मुझे अंदर तक तोड़ रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और सोचने लगा, अगर मुझे सच में फैसला लेना पड़ा तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं उस औरत को खो सकता हूं जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया? या फिर मैं उस नन्ही सी जान को खो दूं जो अभी इस दुनिया में नहीं आई थी? मेरे अंदर एक भयानक संघर्ष चल रहा था। हर जवाब मुझे गलत लग रहा था, हर रास्ता मुझे दर्द की ओर ले जा रहा था। मैंने भगवान से पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की, मुझे इस परीक्षा में मत डालो, मुझसे ये फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। उस रात के बाद जब हर पल जैसे भारी हो गया था, डॉक्टरों की बातें मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। किसी एक को बचाना पड़ सकता है। मैं पूर्णिमा के पास बैठा था, उसका हाथ मेरे हाथों में था, लेकिन मन के अंदर तूफान चल रहा था। मैं बार बार भगवान को यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे उस फैसले तक कभी ना पहुंचना पड़े। दीप्ति भी पास ही कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस डर और चिंता थी। हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे का सहारा बने थे। लेकिन सुबह होते होते पूर्णिमा की हालत अचानक फिर से बिगड़ गई। नर्स से भागते हुए आई, डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ ही मिनटों में उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। उस पल मेरा दिल जैसे मेरे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। दीप्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। हम दोनों बस उस दरवाजे को देख रहे थे जहां हमारी पूरी दुनिया दांव पर लगी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जिसने मेरे डर को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और हमें आपकी अनुमति चाहिए। मेरे हाथों में एक फॉर्म थमा दिया गया। वो कागज मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्म नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। मेरी उंगलियां कांप रही थी, आंखों के सामने पूर्णिमा का चेहरा और हमारे आने वाले बच्चे की कल्पना घूम रही थी। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, फिर मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके साइन कर दिए। उस समय मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची, जो भी होगा भगवान की मर्जी होगी। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बाहर इंतजार करना अब और भी मुश्किल हो गया था। हर गुजरता मिनट जैसे सालों के बराबर लग रहा था। मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मेरे सामने हमारी सारी यादें घूम रही थी। हमारी पहली मुलाकात, हमारी शादी, पूर्णिमा की हंसी, उसके सपने और अब ये डर कि कहीं ये सब मुझसे छिन ना जाए। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। काफी देर बाद अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। उसके हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। ये सुनते ही मेरी सांस जैसे वापस लौट आई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में खुशी थी।
एक नई जिंदगी की खुशी। मैंने कांपते हाथों से अपनी बेटी को देखा। वो बहुत छोटी और बहुत ही नाजुक सी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसी पल मेरे मन में एक और डर उठ खड़ा हुआ। पूर्णिमा कैसी है? मैंने तुरंत नर्स से पूछा। उसने कहा, डॉक्टर आपको बताएंगे। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर इस बार थोड़ी राहत थी। उन्होंने कहा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये सुनते ही मैं वहीं बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा के बाद मुझे सबसे बड़ा इनाम दे दिया हो। मैंने ऊपर देखकर बस इतना कहा, धन्यवाद। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और सच्ची नियत कभी बेकार नहीं जाती। दीप्ति ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन ये दर्द के नहीं बल्कि राहत के और खुशी के आंसू थे। हमारी जिंदगी का सबसे कठिन दौर और अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और एक नई शुरुआत हमारे सामने थी, हमारी छोटी सी बेटी के साथ। लेकिन इस खुशी के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी। अब मुझे सिर्फ एक पति ही नहीं बल्कि एक पिता के रूप में भी खुद को साबित करना था। ऑपरेशन के बाद के दिन हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए थे। अस्पताल के उस कमरे में अब डर और चिंता की जगह धीरे धीरे खुशियों ने ले ली थी। पूर्णिमा अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। हालांकि कमजोरी अब भी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सुकून था वो मेरे लिए सबसे बड़ी राहत थी। जब उसने पहली बार अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो जैसे हर दर्द, हर संघर्ष को एक पल में भुला देने वाली थी। मैं उस पल को बस चुपचाप देखता रहा। एक माँ और उसकी बच्ची का वो रिश्ता जो शब्दों से परे था। कुछ दिनों बाद जब हम घर लौटे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही मोहल्ला, वही लोग, लेकिन अब उनकी नजरों में पहले जैसा ताना नहीं था। कई लोग अब मुस्कुराकर बधाई देने लगे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो पहले मेरी आलोचना करते थे, अब मेरी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सच कहूं तो अब इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उन दिनों में इतना कुछ देख लिया था कि अब लोगों की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा परिवार सुरक्षित था और हम सब एक साथ थे। मम्मी पापा भी गांव से आ गए थे। घर में अब रौनक थी। माँ अपनी पोती को गोद में लेकर घंटों खेलती रहती। पापा उसकी छोटी छोटी हरकतों को देखकर खुश होते। दीप्ति तो जैसे उसकी दूसरी माँ बन गई थी। वो हर समय उसके आसपास ही रहती, उसकी देखभाल करती और जब वो हंसती तो दीप्ति की आंखों में भी खुशी चमक उठती। ये वही दीप्ति थी जिसने कठिन समय में मेरे साथ खड़े होकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। आज उसे खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। एक दिन वही मोहल्ले की आंटी जिन्होंने पहले मुझे जोरू का गुलाम कहा था, वो हमारे घर आईं। उनके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैंने शायद उस समय गलत कहा था। तुमने जो किया वो हर कोई नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मैंने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं आंटी जी, हर इंसान अपनी सोच से ही देखता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई और अच्छे कर्म कभी छुपते नहीं हैं। समय के साथ वे खुद ही सामने आ जाते हैं। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वो समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोगों के ताने, आर्थिक परेशानी, अस्पताल के डरावने दिन, ये सब मुझे अंदर से तोड़ सकते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और शायद यही वजह थी कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ, जहाँ मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, मेरी खुशियाँ हैं। मैं आज भी वही इंसान हूँ जो अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, जो अपनी बेटी के लिए हर छोटी बड़ी चीज करता है। अगर किसी को ये जोरू का गुलाम लगना है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक पति का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी पत्नी का साथ देना है और एक पिता का सबसे बड़ा फर्ज
अपने बच्चे की सुरक्षा और खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करना है। इस पूरी यात्रा में मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। समाज की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर आपके इरादे सच्चे हैं और आपके दिल में अपने परिवार के लिए प्यार है, तो आपको किसी के तानों से डरने की जरूरत नहीं है। सच्चा सम्मान वही है जो आपके अपने आप को देते हैं, और वही सम्मान मैंने इन कठिन दिनों में पाया। लगभग 4-5 महीने के बाद मम्मी पापा गांव वापस चले गए, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था। आज जब मेरी बेटी उंगली पकड़कर मुस्कुराती है और पूर्णिमा मुझे देखकर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान देती है, तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये जीत किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी कमजोरी और समाज की सोच के खिलाफ है। धीरे धीरे करके मम्मी पापा को गए हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन गांव से मम्मी का फोन आया कि उनका गांव का काम खत्म हो गया है, इसीलिए वो लोग अपनी पोती से मिलने के लिए आ रहे हैं। गांव से मम्मी के आने की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने अन्नप्राशन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें पूर्णिमा के मम्मी पापा भी आए हुए थे। आज उनको भी मेरे ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अपनी पोती को गोद में लेने के बाद मम्मी ने मुझे गले से लगाया और बोली, बेटा मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। जिस तरह तुम्हारे पापा आज तक मेरा साथ दे रहे हैं, मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम भी बहू का उसी तरह हमेशा साथ देना, उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहना। समाज के लोगों का क्या है, आज कहेंगे और कल भूल जाएंगे, फिर अगले दिन वो आपके साथ आकर खुशियां मनाएंगे। मम्मी की बातें सुनकर दीप्ति पूर्णिमा हंसने लगी और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्रोग्राम खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह हम सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी पूर्णिमा ने मम्मी से कहा, मम्मी मैं सोच रही थी आप दोनों हम लोगों के साथ रह जाओ, जिससे दीप्ति और इनको थोड़ा सा आराम मिल सके। तो मम्मी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, अब जब तक हमारी बिटिया रानी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं पर रहूंगी तुम सबके साथ। मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत ही सुकून मिला था। कभी कभी मैं मम्मी पापा को देखता हूँ तो लगता है कि जैसे मम्मी पापा मेरी बेटी के साथ खुद भी बच्चे बनकर रह गए हैं। वो हर समय उसके आगे पीछे दौड़ भाग करते रहते हैं। कभी कभी वो कुछ समय के लिए गांव चले जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। समाज के हजारों ताने सहने के बाद भी आज मेरा पूरा परिवार एक साथ खुश है। और अपनी पत्नी का साथ देना जोरू का गुलाम बनना नहीं होता, इसीलिए हमेशा अपनी पत्नी का साथ निभाएं और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।